अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कोलीग्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेडिकल इन्फॉर्मेशन के 7th वीकली एपिसोड में खुश आमदीद। लास्ट वीकली एपिसोड में हमने पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरेंस के मोड ऑफ एक्शन पर बात की थी कि वो कैसे बैक्टीरियल सेल वॉल के बनने के अमल को रोकते हैं और बैक्टीरियल सेल को किल करते हैं। आज बात करेंगे हम फ्लोरोक्विनोलोन्स की, जिसकी फर्स्ट जनरेशन में नैलिडिक्सिक एसिड, ओफ्लोक्सासिन, सेकंड सिप्रोफ्लोक्सासिन, थर्ड लीवोफ्लोक्सासिन एंड फोर्थ मोक्सीफ्लोक्सासिन शामिल है। ये तमाम एंटीबायोटिक बैक्टीरियासिडल मैकेनिज्म एक्शन परफॉर्म करती हैं, बैक्टीरियल सेल को किल करती हैं बाय इनहिबिटिंग दी डीएनए गायरेज एंजाइम एंड टोपोआइसोमरेज 4। ये दोनों एंजाइम बैक्टीरियल सेल की रेप्लिकेशन और बैक्टीरियल सेल के सर्वाइवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इन दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर दिया जाए तो बैक्टीरियल सेल्स ना तो ग्रोथ कर सकेंगे, ना ही अपनी कॉलोनीज को ग्रो करवा पाएंगे और ना ही बैक्टीरियल सेल का सर्वाइवल मुमकिन है। बैक्टीरियल सेल्स रेप्लिकेट करके ग्रो करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नॉर्मली एक पैथोजन एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर 20 मिनट में एक बैक्टीरियम से 2 बैक्टीरियल सेल्स में डिवाइड हो जाता है और यूं बैक्टीरियल सेल 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इसी पैटर्न में सिर्फ 3 घंटे और 20 मिनट के टाइम में एक बैक्टीरियम से इनके काउंट 1024 सेल्स तक पहुंच जाती है। और यूं जब बैक्टीरियल सेल इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं तो ये थाउजेंड्स की, हजारों की तादाद में अवेलेबल होते हैं और इनकी रेप्लिकेशन बहुत तेजी से होती है, जिसे रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि इन्फेक्शन को क्योर किया जा सके। तो चूंकि फ्लोरोक्विनोलोन्स बैक्टीरियल सेल्स की रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इंटरफेयर करके बैक्टीरियल सेल को किल करती हैं, इसलिए बैक्टीरियल सेल्स की रेप्लिकेशन को अंडरस्टैंड करना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो राउंड कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बैक्टीरियल सेल है और ये फाइबर नुमा स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल का डीएनए है। बैक्टीरियल सेल अपनी रेप्लिकेशन का प्रोसेस डीएनए के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता है। इस मैकेनिज्म को, इस रेप्लिकेशन के इस प्रोसेस को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने रेप्लिकेशन की डिफरेंट स्टेजेस को ड्रा किया है ताकि हम इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ये राउंड शेप में डबल हेलिक्स कॉइल स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल का डीएनए है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। डीएनए को रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए इस डबल हेलिक्स कॉइल स्ट्रक्चर को सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पहला स्टेप है। तो बैक्टीरियल सेल इसको सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड हेलिकेज। हेलिकेज एक बैक्टीरियल एंजाइम है जिसकी मदद से वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिमूव करेगा, जिससे ये स्ट्रक्चर अनकॉइल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ नंबर 2 में कि हेलिकेज एंजाइम ने इन 2 कॉइल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिमूव किया और इसको अनकॉइल कर दिया। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इन दोनों के दरमियान, ये जो क्रिएट हुआ है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। कि बैक्टीरियल सेल की रेप्लिकेशन का प्रोसेस इसी डिस्टेंस से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट अब एक और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर को रीड करके सेम ऐसी ही एक कॉपी तैयार कर देगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल जैसे ही हेलिकेज एंजाइम ने इन स्ट्रक्चर को अनकॉइल किया तो ये कॉइलिंग बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो गई है। नॉर्मल कॉइलिंग जैसे पहले थी, जैसे ही हेलिकेज एंजाइम ने इसको अनकॉइल किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिमूव किया, तो ये कॉइलिंग बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड हो गई है, पास हो गई है। इस कंडेंस्ड कॉइलिंग को बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग, तो चूंकि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, मजीद कंडेंस्ड हो रही है, तो इसको बोलते हैं, कहेंगे हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बैक्टीरियल सेल की रेप्लिकेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखने के लिए इन डबल कॉइल स्ट्रक्चर का स्मूथ और डायलेट होना बहुत ही जरूरी है, जैसा कि ये पहले है।
तो इतनी ज़्यादा कंडेंस्ड कॉइलिंग में हेलिकेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं रख सकेगा। अब एक इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए गायरेज एंजाइम इस कंडेंस्ड पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेगा और इसको नॉर्मल कॉइलिंग में शिफ्ट कर देगा, यानी कि इस कंडेंस्ड कॉइलिंग को स्मूथ और डायलेट कर देगा ताकि हेलिकेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सके। जैसे कि आप ग्राफ नंबर 3 में देख सकते हैं कि डीएनए गायरेज एंजाइम ने इन तमाम सुपर पॉजिटिव कॉइलिंग को रिमूव करके इस स्ट्रक्चर को स्मूथ और डायलेट कर दिया ताकि हेलिकेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सके, इसकी मजीद कॉइल को अनकॉइल कर सके। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स मजीद ऐसे स्ट्रक्चर को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनको रीड करके सेम ऐसी ही एक कॉपी तैयार करना शुरू कर देगा। अब ये तीन एंजाइम्स हेलिकेज एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स और डीएनए गायरेज एंजाइम्स अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखकर इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और फाइनली ये 2 डॉटेड डीएनए एक बैक्टीरियम में बन जाएंगे। अब लास्ट में टोपोआइसोमरेज 4 इन दोनों डीएनए को अलग-अलग कर देगा और इस सेल वॉल को कट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों सेल्स को इस तरह से को अलग-अलग करेगा और इन इंटरलिंक्ड को कट करके 2 अलग डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक रेप्लिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। इसमें 4 एंजाइम्स एक्टिवली काम करते हैं, जिनमें सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम है जो इसके डबल स्ट्रक्चर को अनकॉइल करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो इन डीएनए हेलिक्स के स्ट्रक्चर को रीड कर सेम ऐसी ही एक कॉपी तैयार कर देता है। फिर डीएनए गायरेज एंजाइम इस सुपर पॉजिटिव कॉइलिंग को कंडेंस्ड कॉइलिंग को रिमूव करता है ताकि हेलिकेज एंजाइम अपनी रेप्लिकेशन के इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके। तो ये तीनों एंजाइम्स मिलकर फाइनली इस स्टेज पर पहुंचते हैं और लास्ट में टोपोआइसोमरेज 4 इन दोनों सेल्स को कट कर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। नए एक सेल से एक नया सेल बन जाता है, एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं फ्लोरोकिनोलोन्स के मोड ऑफ एक्शन की, जो कि डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर है एंड टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम इनहिबिटर है। ये दोनों एंजाइम बैक्टीरियल सेल्स की रेप्लिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने पहले स्टडी किया कि डीएनए गायरेज एंजाइम इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है ताकि हेलिकेज एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सके। अगर डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाए या फ्लोरोकिनोलोन्स जब डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं तो ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रिमूव नहीं होती, हेलिकेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखता है, तो ये कॉइलिंग मजीद कंडेंस में हो जाती है, इसके गुच्छे बन जाते हैं और बैक्टीरियल सेल सर्वाइव नहीं कर पाते। और कुछ बैक्टीरिया रेप्लिकेशन के इस प्रोसेस को कंप्लीट करके सेकेंड स्टेज पर पहुंच जाते हैं जो कि टोपोआइसोमरेज 4 की स्टेज है। और डीएनए फ्लोरोकिनोलोन्स ना सिर्फ डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं और टोपोआइसोमरेज 4 को भी इनहिबिट कर देती हैं। इंटरलिंक्ड डीएनए सेल्स एक ही बैक्टीरियम में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते और बैक्टीरियल सेल लाइसिस हो जाता है, बैक्टीरियल सेल किल हो जाता है, टूट जाता है। तो ये था जी फ्लोरोकिनोलोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का एक डिटेल्ड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ कॉलेज को कहीं से भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मुझे खुशी होगी, मैं वहाँ पर ज़रूर आंसर दूंगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपने करियर में आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।